प्यारे बच्चों, एग्जाम की तो तैयारी ढंग से हो गया है। और आप लोग का एग्जाम कब से प्रारंभ है? 1 फरवरी से। यानी आप लोग बिल्कुल तैयार है? और सभी तैयार है। कुछ बच्चों का यदि संबोधित कर देते हैं। संतोष जी, ठीक है आप? तैयारी ठीक से चल रही है? रोहन जी सर, शिवम जी सर, जीतू, सुमित, डॉली, साक्षी, प्रिया, सपना, यानी तैयारी सब ठीक से चल रहा है? और पता है आप क्या बताने वाले हैं आज? चलिए, आज हम बताने वाले हैं कि एग्जाम में आप कमाल कैसे करें। नहीं, अब पूरा अंत तक बने रहेंगे, बिल्कुल मजा आने वाला है इसमें। सबसे पहले हम बताएंगे कि OMR शीट भरने का सही तरीका क्या होता है। तो हम यहीं से बात करेंगे, यहां से एग्जाम सेंटर पर जहां रूम लेंगे और वहां जाएंगे तो सबसे पहले मन में क्या क्या बात आएगा, मन में क्या क्या बात आएगा। और ये हम एहसास कर रहे हैं और ऐसा आप लोगों को भी लगेगा कि जब वहां एग्जाम से पहले अगर डेरा शिफ्ट करेंगे, जहां पर रहेंगे, वहां पर आपके मन में तरह तरह के क्वेश्चन आने लगेगा मन में कि जो तैयारी करके आए हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन आने वाला है। फिर उसके बाद अगर हम चलेंगे एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने के लिए और गेट पर देखते हैं चेक करके अंदर जाना पड़ता है। और जो ही आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और जब तक आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तब तक आपको मन में 1000 क्वेश्चन आएगा। ऐसा मालूम होगा कि सर पढ़ाए हैं, हम भी पढ़ते गए हैं, क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा, तरह तरह की दुनिया जहान की क्वेश्चन आपके मन में आएगा। और आप लोग को सावधान रहना है और जो ही क्वेश्चन आपको मिले तो ज्यादा उत्तेजित नहीं होना है। अगर ज्यादा उत्तेजित हो जाएंगे, चाहे क्वेश्चन की पैटर्न हार्ड हो चाहे आसान हो, अगर ज्यादा उत्तेजित होंगे फिर आपका एग्जाम यानी निश्चित रूप से गड़बड़ हो सकता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले OMR शीट भी दिया जाता है ऑब्जेक्टिव भरने के लिए। और आपको अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, यानी पूरे 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन आता है हर एक विषय में, 1 से लेकर के 100। और 2-4-5 मिनट में आप क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को एक झलक देख लेंगे। क्या करेंगे, यानी पूरे क्वेश्चन को एक झलक देख लेंगे। फिर देखने के बाद थोड़ा 1 मिनट मौन होकर के सोच लेंगे कि इसमें से कौन क्वेश्चन पर हम कंफर्म है, किन क्वेश्चन पर कंफर्म नहीं है। और इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि OMR शीट भरेंगे कौन पेन से भरेंगे, ब्लैक पेन। कौन पेन से भरेंगे, ब्लैक पेन। ब्लैक पेन से भरना है और बॉल पेन होना चाहिए। कौन पेन से, बॉल पेन से भरना चाहिए। आप लोग खाना नहीं खा के आए हैं? yes, ऐसे करते हैं, एकदम ऊर्जावान रहना है हमेशा। कौन पेन से भरना है, ब्लैक पेन से भरना है। और देखिए इधर नाम सब, रोल नंबर, रोल कोड सब भरा जाता है, बिल्कुल सावधानी से भरेंगे। नहीं, कहावत बोलते हैं जायची गाया घर दिख लगे माया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में रहेंगे, घर की बात आपको मन में आना चाहिए, पूरे भुला देना है सभी को। रोल नंबर, रोल कोड बिल्कुल सावधानी से भरेंगे। और ये हमेशा याद रखना है कि ब्लैक पेन से ही आपको OMR शीट को भरना है। क्योंकि कई बार हम देखे हैं जिन विद्यार्थियों को अच्छे से तैयार करके भेजे हैं और यहां उसके बाद बातचीत किए, फिर उनका नंबर कहां चले गया। इसका रीजन यही निकलता है कि क्वेश्चन तो ठीक से भरा, क्वेश्चन तो भरा लेकिन वो OMR शीट ठीक से नहीं भर पाया, इसीलिए उसका नंबर कम गया। और मुख्य रीजन ये है कि ठीक से नहीं भरेंगे, थोड़ा सा भी अल्टर हो गया तो नंबर चला गया आपको। तो OMR शीट जो भरेंगे पूरा सेटिस्फाइड हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे, आराम से भरेंगे। जो भी आंसर आए, भरने का तरीका है कि क्या करेंगे, चारों अंगों से पहले आराम से घुमा लेंगे। इसमें हाथ को ऐसे करके रखना है। क्या करना है, पहले जो है बेंच पर जो क्वेश्चन रखेंगे इसको ऐसे करके रखेंगे
पहले गोला को क्या करेंगे, चारों बगल घुमा लेंगे आराम से, और उसके बाद स्पीड में घुमा देंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? क्या करेंगे, जैसे बी आंसर लगाना है तो चारों बगल ऐसे घुमा लेंगे, और थोड़ा सा भी इधर उधर जाने के लिए नहीं देंगे। फिर इसी तरह क्या करना है, इसी तरह घुमाएंगे हम, इसी तरह क्या करेंगे, चारों बगल क्या करेंगे, घुमा लेंगे, और उसके बाद बीच में हम क्या करेंगे, भर देंगे। ये तरीका आप समझ रहे हैं? थोड़ा भी अनबैलेंस नहीं करना है, थोड़ा सा भी अनबैलेंस। अगर ऐसे कर लेंगे, और 100 नंबर में देखिए 100 क्वेश्चन में आपको 50 को बनाना है, 100 क्वेश्चन में 50 ही भरना है, और इसमें 100% आप सेटिस्फाइड रहिए, जितना पढ़ा दिए उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप लोग को नए क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम है तो गम नहीं है, हम है तो गम नहीं है। और पूरा भरोसा रख के जाइए आप, नहीं, पूरा भरोसा रख के जाइए, और इसको भरने में थोड़ा सा भी लापरवाही आप नहीं कीजिए। इतना समझने में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, एग्जाम में मिस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कॉपी यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, और इसका एग्जाम्पल स्वरूप हम इतिहास का कुछ क्वेश्चन अभी बताएंगे। और इसमें आपको हमेशा 2 पेन का उपयोग करना है। कितने पेन का? 2 पेन का उपयोग करेंगे, ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ब्लू। हम क्या करेंगे, ब्लैक पेन से यहां क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, प्रश्न संख्या या उत्तर संख्या लिखेंगे, सॉरी क्या लिखना है, उत्तर संख्या मान लेते हैं कि चलो 5, कितना, यहां उत्तर संख्या लिख दिए, चौथाई छोड़ देंगे। अब चौथाई क्या करेंगे, छोड़ देंगे। कोई क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह से अशोक के धम से आप क्या समझते हैं, अशोक के धम से आप क्या समझते हैं। और आपको ऐसे लिखना है कि आपको समझना है हम ही हेरोडोटस है, नहीं, ऐसे लिखना है कि चेक करने वाले दंग राजा है आपके आंसर को सुन करके, नहीं, वो भी सोचिए कि कैसे टीचर से पढ़ के आए हैं, कैसा इनका परवरिश हुआ है, नहीं, कैसा इनका सोचन शक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर ऊपर में लिख देंगे, नहीं, अच्छे ढंग से लिखेंगे, 2 बार अंडरलाइन कर देंगे। अब आंसर लिखना शुरू करेंगे तो यहां पूरा पकड़ लेंगे, इधर आपको अनबैलेंस नहीं करना है, इधर थोड़ा छूट जाए तो छूट जाए, एकदम सटीक जैसे शब्द लिखते हैं ना उसी तरह से लिखेंगे। अब ऐसा नहीं सोचना कि पन्ना भरने के चक्कर में गड़बड़ हो सकता है। बहुत सारा विद्यार्थी हम देखते हैं कि एकदम कुआ के टांग की तरह लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा आप लोग को नहीं करना है। तो हम क्वेश्चन क्या बोले थे अभी, अशोक के धम के बारे में, और अच्छे एकदम सहज तरीका से लिखना है, एकदम स्वर्ण अक्षर में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। जब इतना बात कह रहे हैं, प्रयास कीजिए अपने भाषा में जवाब देने का। इनका जवाब समझिए, जहां तक अशोक की धम की बात है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा हैं, नहीं, इनके पिताजी जो थे, पिताजी के समय में उज्जैन और तक्षशिला का राजा रह चुके थे, और अशोक मौर्य साम्राज्य का महानतम राजा है। एक कहावत में बोले थे, बेटा हो तो सरवन जैसा, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, और राजा हो तो अकबर और अशोक जैसा, विद्यार्थी हो तो आप लोगों के जैसा। इस पर ताली हो जाए। बात समझे? ये अगर पूरा पूरा बात फॉलो करेंगे ना, फिर नंबर आपके कदम चुमेगा। क्या बता रहे हैं, अशोक के धम, लेकिन अशोक के धम के संबंध में जहां तक मैं समझ रहा हूं, अशोक मौर्य वंश का तीसरा राजा है। इनके पिता बिंदुसार है, अपने पिता के समय में तक्षशिला उज्जैन का राजा रह चुका था, और 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध होता है। इस कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग मारे जाते हैं और 1.5 लाख लोग घायल हो जाते हैं। और इस नरसंहार को देख करके अशोक का हृदय बिल्कुल द्रवित हो जाता है, कठोर हृदय ममता से भर जाता है।
और एक सोचने लगते हैं, मजबूर हो जाते हैं, इतना लोग का नरसंहार हो गया। उसी दिन उन्होंने प्रण कर लिया कि आज के बाद हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। बौद्ध धर्म को अपना लिए, लोगों को कल्याण करना शुरू कर दिए, यानी गरीबों को सहायता करना शुरू कर दिए और साम्राज्य विस्तार छोड़ करके यानी हर एक जीव जंतु का दया दिखाना शुरू कर दिए। ये है अशोक का धर्म। इसमें किसी को दिक्कत है? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं आपको हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अगर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मान लेते हैं, क्वेश्चन संख्या उत्तर संख्या अगर 10 है, उत्तर संख्या 10 है, अगर विस्तार पूछा जा रहा है, फिर यहां जो ये क्वेश्चन लिखेंगे ना, मान लो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो यह 2 लाइन छोड़ देंगे आप, उसके बाद दूसरा लिखेंगे। बात समझे? और बीच में ही अंश संख्या देना है, 2 लाइन छोड़ देंगे। अब देखिए अशोक यानी हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की अगर बात कर रहे हैं, वहां अगर हो सके तब चित्र बना देना है। इस तरह से आपको क्या करना है, चित्र बना देना है किसी साइड में, जवाब आपको लिखते जाना है। हड़प्पा सभ्यता के जो विस्तार है पूरब पश्चिम कितना किलोमीटर है बोले तो? ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब पश्चिम कितना है? 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण कितना है? 1100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1100। यह सभ्यता किस आकार में फैली हुई है? इस तरह से चित्र आप बना देंगे। इसके बाद परिभाषा लिखना है नहीं, इसके बाद आपको लिखना है कि जहां तक कुल क्षेत्रफल भी दे दीजिए, लगभग 13,12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब जवाब अब लिखना शुरू करना है। तो लिखना है कि जहां तक हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, क्योंकि ये जितना बात हुआ है उत्खनन के माध्यम से जो पुरातत्व मिला है खुदाई के दौरान, उसके आधार पर ये आकलन किया गया है। नहीं तो ये बात को व्यक्त कर देंगे, लिखेंगे जहां तक हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की बात है, रंगनाथ राव महोदय के अनुसार बताया गया है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम 1100 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर है। इस सभ्यता का विस्तार आपको उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक है, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान से लेकर के पूरब में मेरठ तक है। और इस सभ्यता का क्षेत्रफल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर या लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले है। ये बात है, यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। नहीं ये सब बात आप दे देंगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दीर्घोत्तरीय अगर हम लिखेंगे, अगर दीर्घोत्तरीय की बात करेंगे ना, तो फिर आप उत्तर संख्या लिखेंगे जितना नंबर हो, और 2 पेन का प्रयोग करना है। जिस तरह से हम बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन लेंगे, लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। नगर नियोजन हम पढ़े हैं, सड़क पढ़े हैं। अब सड़क वाला टॉपिक देंगे तो ब्लैक पेन से लिखेंगे, डैश देकर लिखेंगे। आपको ये पता है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर की जो सड़क की विशेषता है वो लंबी चौड़ी सड़क थी। हमारे सुपौल बाजार की तरह, बिरौल की तरह लंबी चौड़ी सड़क थी। जो मुख्य सड़क था जिसको मेन रोड कहते हैं वो 9.15 मीटर चौड़ी थी। अन्य सड़क 2.75 से लेकर के 3.66 मीटर चौड़ी थी, जिससे नगर कई भागों में बट जाता था और इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। नहीं तो ऐसे लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट आप दे देंगे, स्नानागार पढ़े हैं, जल निकास प्रणाली पढ़े हैं, और इस तरह से आपको समझना है। इसके बाद आप लोग को कोई क्वेश्चन भी है, कोई भी विषय है ना, सभी विषय के लिए यही पैटर्न है। जवाब आपको पता है, इसमें बताए किन्हीं को दिक्कत है? ऐसे फॉलो सब करेंगे।